अध्याय 9। मेरी तमिलनाडु यात्रा। यात्रा वर्णन। यह पाठ यात्रा वर्णन शैली में रचा गया है। इस यात्रा विवरण में दक्षिण भारत को प्राकृतिक विशेषताओं के साथ साथ तमिलनाडु के भौतिक स्वरूप, वहाँ के दर्शनीय स्थल, शिल्प सौंदर्य और वहाँ के निवासियों की जीवन शैली का रोचक एवं ज्ञानवर्धक वर्णन किया गया है। इससे हम अपने देश की विविधता से परिचित होते हैं तथा दूसरी ओर विविधता में छिपी सांस्कृतिक एकता से भी। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी सीमांत में तिकोनी आकृति वाला प्रदेश है। चेन्नई यहाँ की राजधानी है। कावेरी नदी इसे 2 भागों में बांटती है, अपनी सहायक नदियों और नहरों से। यह नदी सारे भूभाग को वर्ष भर उपजाऊ बनाए रखती है। पोल्याची और पालघाट के बीच की उर्वरा वादियां और कंबन की उपजाऊ घाटियां अपने प्राकृतिक दृश्यों से पर्यटकों का मन मोह लेती है। पूर्वी घाट की पहाड़ियों के दक्षिणी छोरों का मिलन तमिलनाडु में हुआ है। यहाँ के ऊटक मंड ऊटी को तो पर्वतीय रानी कहा जाता है। शांत और एकांत प्रिय लोगों के लिए कोडाइकनाल जैसा रमणीक स्थल भी यहाँ है। मैं अपने माता पिता के साथ तमिलनाडु एक्सप्रेस से तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुँचा। दूसरे दिन हम चेन्नई का समुद्र तट देखने निकले। वहाँ कण्णगी की मूर्ति की ओर देखकर मेरे मन में तरह तरह के भाव उठने लगे। गाइड ने हमें बताया तमिल का एक काव्य ग्रंथ है, शिलप्पधिकारम। यह मूर्ति उसी काव्य की नायिका कण्णगी की है। रानी का नूपुर खो जाने पर राजा ने इसके पति को भ्रांतिवश चोर समझकर मरवा डाला था। जब इस देवी को पता चला तो वह क्रोध की मुद्रा में राजा के पास जाकर अपने पैर का वैसा ही नूपुर हाथ में लेकर दिखाते हुए कहने लगी कि दूसरा नूपुर भी मेरा ही है, मेरे पति चोर नहीं थे। वही क्रोध का भाव इस मूर्ति से प्रकट हो रहा है। इस मूर्ति को देखने के बाद हम लोग समुद्र तट की ओर बढ़ने लगे। वहाँ हमने छोटी बड़ी अनगिनत नावें देखी। पास ही छोटी बड़ी मछलियों का अंबार देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमें बताया गया कि यहाँ के मछुआरे जोखिम भरा जीवन जीते हैं। रात में मछुआरे अपनी नावों को लेकर गहरे समुद्र में चले जाते हैं और मछलियों को पकड़कर सुबह होने पर तट पर लौट आते हैं। मैं बोल उठा, सोती हुई मछलियों को छल से पकड़ते हैं ये मछुआरे। मेरी भोली भाली बात सुनकर सब हंसने लगे। अब हम कपालेश्वर का मंदिर देखने के लिए चल पड़े। मैंने गाइड को टोक कर पूछा, गोपुरम किसे कहते हैं? गाइड ने समझाया, गोपुरम मंदिर के मुख्य द्वार का दूसरा नाम होता है। दक्षिण भारत के सभी मंदिरों के सामने सुंदर तालाब होते हैं। तालाब के चारों तरफ सीढ़ियां बनी होती हैं। कपालेश्वर मंदिर के तीनों ओर प्रवेश द्वार हैं। हर प्रवेश द्वार पर सुंदर गोपुरम है। इस मंदिर में अद्वितीय आकर्षक शिल्पकला के नमूने देखने को मिलते हैं। कहा जाता है कि इसी के आसपास कहीं प्रसिद्ध तमिल कवि तिरुवल्लुवर रहते थे। दूसरे दिन हम लोग महाबलीपुरम के लिए रवाना हुए। महाबलीपुरम चेन्नई से 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पल्लव राजाओं के स्मारक के रूप में इसका विशिष्ट स्थान है। यहाँ के गुफा मंदिर, रथ और दीवार पर अंकित चित्र विशेष रूप से दर्शनीय है। यहाँ की शिल्पकला 7वीं सदी की है। यहाँ के कई मंदिरों ने तो समय के साथ जल समाधि ले ली थी। अब एक ही मंदिर शेष है। मंदिर पत्थरों को तराशकर रथ के आकार में बनाए गए हैं। इस प्रकार कुल 6 रथ मंदिर हैं। इनमें 5 पांडवों के नाम पर है और 6ठा द्रौपदी के नाम पर। कृष्ण मंडप के सामने तपस्या करते अर्जुन की प्रतिमा है। शिल्पकला की दृष्टि से यह अद्भुत है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हम अगले दिन बस में बैठकर तमिलनाडु के अन्य दर्शनीय स्थलों को देखने निकले। हम कांचीपुरम जा पहुँचे। गाइड ने हमें बताया, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, कांची, अवंती और द्वारिका ये भारत की सप्तपुरिया इतिहास प्रसिद्ध है। 6ठी शताब्दी के पल्लव राजाओं ने कांचीपुरम में अनेक बड़े बड़े मंदिर बनवाए थे। आज इस नगर में 130 से भी अधिक मंदिर हैं। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य आदि महापुरुषों का कार्यक्षेत्र यही भूमि रही है। संस्कृत के प्रसिद्ध कवि दंडी और
भारवी पल्लव राजाओं के दरबार में ही थे। हमें बताया गया कांचीपुरम रेशमी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की रेशमी साड़ियों पर कारीगरी और जरी का काम अद्भुत होता है। पूरे देश में यहाँ की साड़ियाँ बिकती हैं। कांचीपुरम के मंदिरों के दर्शन के बाद हम चिदम्बरम जा पहुँचे। गाइड ने चिदम्बरम की विशेषता बतलाई। तमिलनाडु के पवित्र स्थानों में चिदम्बरम का स्थान सर्वोपरि है। नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर है। नटराज शिव की नृत्य मुद्रा में है। इस मंदिर का निर्माण 6ठी शताब्दी में हुआ था। नटराज की मूर्ति और शिल्प कला को देखकर हम लोग चकित रह गए। त्रिचिरापल्ली में आकर हम लोग श्रीरंगम का प्रसिद्ध मंदिर देखने गए। यह मंदिर रंगनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में कुल 7 परकोटे हैं। इस मंदिर की लंबाई 3000 फुट और चौड़ाई 2800 फुट है। ऐसा विशाल मंदिर भारत में और कहीं नहीं है। श्री रंगनाथ के मंदिर में भगवान शेषशायी की भव्य मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसकी 7 मंजिलों पर विशाल गोपुरम निर्मित किए गए हैं। इसके बाद हम प्रसिद्ध नगर मदुरै पहुँचे। यहाँ हमने मीनाक्षी मंदिर देखा। यह मंदिर अपनी सुंदरता और भव्यता के लिए विश्वभर में प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि मीनाक्षी देवी स्वयं पांड्य नरेश की पुत्री थी। अपनी शक्ति के बल पर उन्होंने शिवजी सुंदरेश्वर से विवाह किया था। एक तरफ मीनाक्षी का मंदिर है तो दूसरी ओर सुंदरेश्वर का मंदिर है। यहाँ का शिल्प देखते बनता है। यहाँ प्रतिवर्ष चैत महीने में रथोत्सव का आयोजन होता है। संत कवि तिरुवल्लुवर द्वारा रचित तथा तमिल भाषा के वेद के रूप में मान्य कृति तिरुक्कुरल का संबंध इसी नगर से जोड़ा जाता है। मदुरै शहर का स्थान चेन्नई के बाद दूसरा है। मदुरै से हम रामेश्वरम आए। इस मंदिर के चारों ओर विशाल गोपुरम है। यहाँ मीठे पानी के 22 कुंड है। इसके बाद हम रात्रि बस द्वारा कन्याकुमारी जा पहुँचे। यह स्थान 3 सागरों अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल पर है। यहाँ समुद्र के किनारे विभिन्न रंगों की रेत मिलती है। यहाँ हम विवेकानंद स्मारक देखने गए। स्वामी विवेकानंद अमेरिका जाने से पहले इसी स्थान पर समुद्र के बीच एक चट्टान पर ध्यानमग्न हुए थे। इसी चट्टान पर संगमरमर का भव्य स्मारक निर्मित हुआ है। कन्याकुमारी में सूर्योदय और सूर्यास्त के सुंदर दृश्य देखने के लिए हमें एक दिन रुकना पड़ा। यहाँ हमने शंख और सीपी की बनी चीजें खरीदी। अगले दिन हम तिरुपति के लिए रवाना हो गए। यह यात्रा मुझे सदा